hope you will be fine. Once again, welcome to all. Let's start current affairs class. थर्ड जुलाई ऑनवर्ड्स 3 जुलाई और उससे आगे देखेंगे। देखिए आपके पास ऑलरेडी मटेरियल जा चुका है पीडीएफ फाइल में, आप पढ़े होंगे, हमने कुछ हाईलाइट भी करके रखा है। तो मुझे लगता है अब हम लोगों का स्पीड थोड़ा बढ़ जाना चाहिए क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एडवांसली है। बस आपको ये देखना है कि सर किस बात पर फोकस करते हैं, ठीक है, और जो एडिशनल हम बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए। यमन मालूम ही है एक देश है और यमन में दो मुस्लिम समुदायों, इस्लाम की दो शाखाओं के बीच जो आपस में युद्ध चल रहा है अपने वर्चस्व को लेकर के। यमन वैसे भी बहुत अमीर देश नहीं है, एक सामान्य विकासशील देश है और वहाँ पर इस्लाम के ही दो गुटों के बीच में, दो कबीलों के बीच में करीब 15-16 साल से और लास्ट के 8-10 साल से बड़ा लंबा संघर्ष चल रहा है। और इस तरह से देखा जाए तो वो जो है, एक तो यमन है, हुत्सु तुत्सु वाली बात है, तो हाउतीज याद रखना है। हाउतीज कबीला जो है इस्लाम के, उसके खिलाफ यमन की सरकार लड़ रही है और यमन की सरकार को सऊदी अरब की सरकार का पूरा समर्थन ही नहीं, नैतिक के साथ साथ हथियारों का भी समर्थन प्राप्त है। तो वेपनरीज, मनी और मोरल सपोर्ट तीनों मिल रहा है। तो यमन की सरकार हौतीज के खिलाफ जो सिविल वॉर में लगी हुई है, उसके पीछे सऊदी अरब है। तो हौतीज को कौन सपोर्ट कर रहा है? तो हौतीज जो हैं वह कहीं ना कहीं सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस्लाम के दो मेजर कम्युनिटी हैं, सुन्नी यानी सऊदी अरब और यमन, और हौतीज और ईरान। तो ईरान जो है सिया है और वो सपोर्ट कर रहा है हौतीज को। तो हौतीज का अगेंस्ट जो यमन लड़ रहा है, तो यमन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब, पैसे से, नैतिकता मोरल सपोर्ट से एंड वेपनरीज। ये ध्यान रखना है, ये सवाल आएगा। हौतीज विद्रोहियों पर कहाँ पे सिविल वॉर छिड़ा हुआ है? तो यमन में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। अगला है बोत्सवाना, और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है क्योंकि देखिए है तो कष्ट की चीज़ें, पर अच्छा न्यूज़ क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए बोत्सवाना में जो है ओकावांगो डेल्टा है। ओकावांगो एक रिवर है, ओकावांगो का डेल्टा है जो वेस्टर्न पार्ट की ओर जाता है। बोत्सवाना कंट्री देखिए, नामीबिया, बोत्सवाना, वहाँ पर एक कालाहारी डेजर्ट है और हमने जो कहा कि वहाँ पर एक नदी है क्या, जिसका नाम है ओकावांगो रिवर। ओकावांगो रिवर का जो डेल्टा रीजन है वो एक पूरा का पूरा ओकावांगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी वो एक वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य भी है जहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं। अब ध्यान दें, बोत्सवाना में 1,30,000 हाथी का आबादी है। 1,30,000 हाथी की जनसंख्या आबादी है। तो जो ओकावांगो डेल्टा रीजन है वहां पर पिछले 2 महीने के भीतर 350 के आसपास मरे हुए हाथी मिले हैं। उन हाथियों का सर्वे करने पर पता चलता है कि कुछ हाथी आपस में लड़ाई में घायल होकर मरे, कुछ हाथी के शिकार किए गए, पोचिंग हंटर्स आए, शिकार करके उसके हाथी दांत लेकर चले गए, और बहुत सारे हाथी इस तरह से मरे हैं कि मिस्टीरियस कंडीशन दिखता है, रहस्य है। तो हाथी का जो मतलब स्लाइवा है, सीरम,
सीरम को लिया गया है मरे हुए हाथी का और उसे साउथ अफ्रीका, कनाडा, ठीक है, और जिम्बाब्वे भेजा गया है लैब में टेस्ट करने के लिए कि क्या रीजन हो सकता है मरने का। ऐसा जान पड़ता है कि एंथ्रेक्स डेवलप हो गया होगा, एंथ्रेक्स से मरा होगा वायरस से, पर यह अभी आया नहीं है क्लियर। लेकिन बोत्सवाना में ओकावांगो डेल्टा रीजन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो लगभग घास के मैदान जैसा है, ओपन है, वहां 350 हाथियों की मौत हुई है मिस्टीरियस कंडीशन में। यही क्वेश्चन बनेगा। और 1,30,000 वहां हाथी की आबादी है। जिम्बाब्वे बगल में एक देश है, जिम्बाब्वे में 1990 के आसपास 30,000 हाथियों को मार दिया गया, क्योंकि जिम्बाब्वे में जितने संसाधन हैं उसके हिसाब से हाथी वहां 70-80 हजार से ज्यादा नहीं रह सकते। लेकिन 1 लाख को क्रॉस करने की वजह से वहां 30,000 हाथियों को 3-4 वर्षों के दरमियान मार दिया गया, ताकि संसाधन के हिसाब से वो बना रहे और जो है आम जनता के क्षेत्र पर हमला न करे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों घोड़ों को मार दिया जाता है 10-20 साल पर, जंगली घोड़ों को। पता होना चाहिए आपको। ऊंट को मार दिया जाता है बहुत सारे देशों में, अफ्रीका में, इन सब में ज्यादा हो जाने पर। हम बंदरों को मार देते हैं हिमाचल प्रदेश में, कुत्तों को मार देते हैं सिक्किम में। गुजरात में हमने 30,000 नील गाय को आज से 10 साल पहले मारा था, ज्यादा हो गया था। तो ये सब है इस देश में, इस संसार में। अब आइए, अगला है आपका यूएनओ इंडियाज एम्बेसडर एट यूएनएचआरसी राजीव कुमार चंदर। यूनाइटेड नेशन में, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसमें जो भारत के प्रतिनिधि हैं वो कौन है? तो राजीव कुमार चंदर, आवर रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर एट यूएनएचआरसी। इट्स ए गुड क्वेश्चन। अच्छा, व्हाइट हाउस प्रेस, ठीक है, सेक्रेटरी कौन है? तो काइली मैकनेई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास है, ऑफिशियल रेजिडेंट, जिसे आप और हम क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस की जो एक प्रेस रिलीज सचिव होंगी ना, दैट्स कॉल्ड व्हाइट प्रेस सेक्रेटरी। जो भी काम होगा उसको प्रेस को बताएगी कि ये डिसीजन लिया गया वगैरह। तो वो कौन है? तो कैली मैकने है। ये पूछता है समटाइम्स, थोड़ा स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन में होता है। अब है आपका चाइना गॉट न्यूज चैनल ग्लोबल टाइम्स, जो एक न्यूज़पेपर भी है और ग्लोबल टाइम्स एक डिजिटल भी है, आई मीन ऑनलाइन भी है। न्यूज़ चैनल है CGTN, इसके अलावा न्यूज़पेपर है सिन्हुआ और शंघाई डेली। कहने का मतलब है चाइना की सरकारी कुछ न्यूज़पेपर है, जिसको मैंने कहा ग्लोबल टाइम्स है, और ग्लोबल टाइम्स टेलीविजन भी है, चैनल भी है, लेकिन सरकारी है। दूसरा क्या है? संघाई डेली, वो भी सरकारी न्यूज़पेपर है। और एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है आपका सिन्हुआ। जैसे भारत का है ना प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, वैसे उसका क्या है? सिन्हुआ। ये याद रखिएगा। हेलो हेलो, ना कालो रस्तो नहीं है वो, हम करीब 9:30 अभी के लगभग ये बिगड़ भी है, लेकिन हमारा सबको विश्वास है कि ये ये व्यवस्था करने पर देखने बदला नहीं ले लिया। तो हम इसे क्लास की मेरे खत्म करें तो एक बार देखिए, या मैं ये क्या क्लास नहीं
हाँ बेटा, ध्यान देना है। तो मैंने ये जो कहा कि चाइना का एक सरकारी न्यूज एजेंसी है सिन्हुआ, और आजकल चर्चा में है, याद रहेगा। चाइना का एक न्यूज चैनल है और न्यूज पेपर भी है, ग्लोबल टाइम्स, ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो ये दो चीजें। तीसरा जो है संघाई डेली, ये भी चाइना का सरकारी न्यूज़पेपर है। इन सबको ध्यान में रखिएगा, इस बार यहां से सवाल बनेगा। जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमारे और चाइना के बीच में, या पूरे वर्ल्ड में चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर के, ठीक है। अब आइए, तो चाइना का जो एक और हमने कहा कि न्यूज चैनल है जिसका नाम है CGTN। अब इसका फुल फॉर्म क्या है निकाला जाएगा यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके। CGTN ने कहा है, जो कहीं ना कहीं चाइना के अधिकारियों की ही बात है, कि जो रसिया का बेटा व्लादिवोस्तोक नाम का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, जो एक बंदरगाह शहर है, व्यापारिक नगर है, प्रशांत महासागर को टच करता है, व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रेड सेंटर है, वहां पे आर्मी कैंप है, नेवी का बेस है रसिया का, और वहां से वो प्रशांत महासागर के थ्रू व्यापार वाणिज्य सुरक्षा को देखता है। कमचटका हिल्स के इसके पास है, सॉरी, सखालिन आइलैंड के पास है। तो व्लादिवोस्तोक शहर किससे अटैच करता है? उत्तर कोरिया के पास से, उसे बॉर्डर मिलता है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वहीं से ट्रांस साइबेरियन रेल शुरू होता है और लेनिनग्राद मास्को के पास जाता है। 9,400 किलोमीटर का वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट है, क्योंकि कार्गो तो बहुत आगे निकल गया है, लंदन तक जाता है गोंझाऊ चाइना से। तो पैसेंजर ट्रेन रूट है, तो ट्रांस साइबेरियन। तो व्लादिवोस्तोक का ये इंपॉर्टेंस है। 1860 से पहले व्लादिवोस्तोक पूरा का पूरा एरिया चाइना में था, ऐसा CGTN चैनल ऑफ चाइना कहता है। और 1860 में रसिया ने चाइना से जबरदस्ती कब्जे में ले लिया है, और वो उसके लिए भी दावा ठोक रहा है। चाइना दावा ठोक रहा है कि जो भी हमारा पुराना इतिहास था उसके अकॉर्डिंग, तब तो उसके पुराने इतिहास के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और उसी हिसाब से काम कर रहा है कि वो हम लेंगे। तब तो हम भी कहेंगे कि भाई भूमध्य सागर तक हम थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये हमारा था, सिल्क रूट भी हम कब्जे में लिए हुए थे। नहीं, तो ये तो गलत बात है ना, समय के साथ सब। तो चलिए, ये है, आप ध्यान में रखिएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब अगले पर आइए। अगला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो यंगेस्ट प्रोफेसर हैं राज चेट्टी, जो इकोनॉमिक्स के हैं, और ऐसी एक इंडियन जो अमेरिका में है, सिद्धार्थ मुखर्जी, ये डॉक्टर हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। ये दो भारतीय प्रवासी इंडियन, ठीक है ना, डियास्पोरा लिव इन USA। तो वो प्रवासी हैं, मतलब मिग्रांट हैं। तो याद रखना है, ये सिद्धार्थ मुखर्जी और जो हमारे राज चेट्टी हैं, इन दोनों को और अन्य कुछ लोगों को अमेरिका की सरकार ने प्रवासी सम्मान दिया है, ग्रेट इमिग्रांट्स ऑनर्स। सो देर आर फ्रॉम 2 इंडियन डियास्पोरा honored with USA Great Immigrants Honors. One is Siddharth Mukherjee, another is Raj Chetty. Remember, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब आइए, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात करी, और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने सोचने के लिए समय दिया कि क्या ट्रांसजेंडर की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस संभव है, हो सकता है। तो ध्यान देंगे, BSF, CISF और ITBP, ये सब कहा है हो सकता है, और कुछ और विचार कर रहे हैं। कुल मिला के पॉजिटिव आ रहा है कि ट्रांसजेंडर को पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती किया जाए। कैसे, क्यों, गौर फरमाइएगा। मेरा जो अनुमान है, ट्रांसजेंडर कौन होते हैं आप भी जानते हैं, जो लिंग बदलते हैं या फिर अन्य जो परिस्थितियां होती है उसमें ट्रांसजेंडर के संदर्भ में। तो ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर माना गया है,
ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर माना गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। अगर हम प्राचीन भारत में ना सही मध्यकालीन भारत में आए, तो सैनिक परिस्थितियों में हम देखते हैं बड़े बड़े ऐसे कुछ गुलाम हुए, सैनिक हुए, जो खास करके इंच हिजरा थे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, फिजिकली वो इंच थे, लेकिन बड़े जांबाज ग्लैडिएटर थे, चाहे वो मलिक कफूर हो या फिर कोई और क्यों ना हो। और हम देखते हैं हरम में वो बड़े सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे रखे जाते थे। इसके अलावे युद्ध भूमि में भी वो सिपाही के तौर पर लड़ते थे। तो आज के संदर्भ में अगर हम ट्रांसजेंडर को, इंच को, जो हमारे हिजरा समुदाय है जिसे थर्ड जेंडर के रूप में हम उनको इज्जत बख्शने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अगर रखा जाए तो क्या बुरा है। उनका स्टेमिना बहुत हाई होता है, डेडिकेशन बहुत हाई होता है, बहुत ही रफ एंड टफ जरूर होते हैं, डिसिप्लिन में वो देश सेवा का भाव आ जाएगा, उनको एक ऑक्यूपेशन का तरीका आ जाएगा, तो वो डकैती, चोरी, लूट मार, छीना झपटी, इलीगल अश्लील हरकतें करके पैसा कमाना, जैसे तैसे रहना, उनसे बच जाएंगे। प्लस एक और चीज, देश भावना आएगी, और एक ऐसे पिछड़े समुदायों को हम आगे बढ़ा देंगे, और लोगों के प्रति जो उस समुदाय का, ट्रांसजेंडर का या इंच का नजरिया है वो बदलेगा, भक्ति भाव से भर जाना चाहिए, मान के चलता हूं। तो ये चीजें, और एक बहुत ही वेल मेंटेन डिग्निटीफुल लाइफ जिएंगे, और मजबूती, और चूंकि उनकी फैमिली जनरली नहीं होती, तो उतना उनको फैमिली की तरफ नहीं होगा, तो मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे जांबाज में तो हम कहते हैं कि नॉट ओनली ट्रांसजेंडर, इवन जो हमारे थर्ड जेंडर इंच हैं, उनका भी हमारे आर्मी में आना चाहिए, पूरा सिस्टम को तैयार करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि इन्हें भी ले लेना चाहिए। तो याद रखिएगा, सुनली विल बी रिक्रूटेड ट्रांसजेंडर, दैट्स कॉल्ड द थर्ड जेंडर इन आवर पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक। चलिए अब आइए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं देश का पहला प्लाज्मा बैंक, जो टॉपिक नंबर 8 है, देश का प्लाज्मा बैंक सबको मालूम है। इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक सेटअप एट इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड, ठीक है, बिलियरीज साइंस। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरीज साइंस। लीवर होता है और उसमें बिलिरुबिन हमारा जो है एक सीरम होता है, एक हार्मोन्स होता है जो निकलता है, सेक्रेशन होता है, जो हमारे लिए जॉन्डिस के संदर्भ को दिखाता है। तो उस साइंस हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम हुआ ILBS। तो याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, उसमें बना है भारत का पहला प्लाज्मा, और ये काम करना शुरू कर दिया है, ये ध्यान में रखेंगे। और जो लोगों का ब्लड प्रेशर 140 से कम होता है, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। 14 दिन क्वारंटाइन में रह चुके हों, या उनको कभी संक्रमण हुआ कोविड का, अब वो ठीक है और 14 दिन हो चुका है, तो आ सकते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। एक व्यक्ति प्लाज्मा कई बार डोनेट कर सकता है, डिपेंड अपॉन महीना 2 महीना के अंतराल पर, 15-20 दिन के अंतराल पर कर सकता है। तो प्लाज्मा उसके शरीर से निकाला जाता है, लेकिन खून फिर से वापस उसके शरीर में दे जाता है, प्लाज्मा को फिल्टर कर लिया जाता है। ये चीज है। अब आइए नेक्स्ट है हमारा इसी के साथ क्वेश्चन, जो आज के संदर्भ में है। परसों जो है आप भी जानते हैं 14 तारीख को, ठीक है ना, भारत का क्या कहते हैं, सेकेंड प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश हो गया, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली में। तो दिल्ली का सेकेंड, इंडिया का सेकेंड प्लाज्मा बैंक, बट एज ए इन गवर्नमेंट सेक्टर फर्स्ट प्लाज्मा बैंक एट LNJP हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑल्सो हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो 2 प्लाज्मा बैंक आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा जो है, NCT दिल्ली गवर्नमेंट 10 जुलाई से 26 जुलाई सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है ना, प्लांटेशन, जिसको हमने कहा NCT दिल्ली गवर्नमेंट गोइंग टू बी प्लांटेशन ऑफ 31 लाख, 31,50,000 पेड़ पौधे लगाने जा रही है। दिल्ली की सरकार 10 जुलाई से 26 जुलाई 16 दिन के लिए 30,50,000 पेड़ पौधे लगाने जा रही है, जिसमें कुछ पेड़ पौधे ये खुद लगाएगी लगभग 20 लाख, और ऐसे ही जो है कुछ पौधे जो हैं
अलग अलग डिपार्टमेंट लाइक डीडीए लगाएगी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लगाएगी, ट्रांसको लगाएगी, जो बिजली विभाग वाला है ट्रांसको, वो लगाएगी। कुल मिला के 31,50,000 पेड़ लगाने हैं दिल्ली में हरियाली को बढ़ाने के लिए। वही चीज यहां लिखा हुआ है जो मैं पढ़ता हूं। NCT Delhi got going to be plantation of 31st, यानी 31st 31 lakhs प्लांट, 20 लाख पेड़, ठीक है, और 11 लाख झाड़ियां बुशेश लगाई। और फिर 20 लाख पेड़ जो है और 11 लाख झाड़ियां मिलाकर हो गया। अभियान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा शुरुआत 10 जुलाई को। इस मानसून के दौरान 18 लाख एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है, जबकि 9,40,000 डीडीए लगाएगी, और तीनों नगर निगम जो है वो भी लगाएगी। फिर 2 लाख डीएमआरसी भी लगाएगी, और फिर नॉर्दर्न रेलवे, बीएसईसी, ये सब जो है 2-2 लाख पेड़ लगाएगी, और इस तरह से दिल्ली को हरा भरा बनवाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखेंगे ऐसा ही जो है वेस्ट बंगाल कर रही है, ऐसा ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह, और अभी अभी देखेंगे ऐसा ही उत्तर प्रदेश ने किया है। तो एवरीवेयर इज गोइंग ऑन। अब आइए, 26 अक्टूबर 1270 को बर्थ एंड 3 जुलाई 1350 को डेथ हुआ था मराठा, ठीक है, निर्गुण संत कवि नामदेव का। नामदेव जो थे, उन्होंने जो है किताब जो अपनी लिखी शेज वर्डिंग, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आप अभंग। और नामदेव का जन्म जो हुआ तो महाराष्ट्र में, और कर्म भूमि पूरा पंजाब था, ये याद रखिएगा। वो तीर्थ यात्री के तौर पे यहाँ वहाँ भटकते थे, यानी वरकारी संप्रदाय के थे। और नामदेव जो है बाय प्रोफेशन दर्जी का काम करते थे, और अपना काम करते हुए संत के रूप में प्रवचन भी देते थे। तो नामदेव के संदर्भ में ये बात है। अब आइए, किसके समकालीन थे नामदेव? अगर देखा जाए तो 1270 से 1350 है। तो 1270 का समय तो बलबन का आपको दिखता है, ये तो क्लियर है। उसके बाद और देखिए 1350 तक है, तो इसका मतलब क्या है? ये खलजी और लोधी, सॉरी, खलजी और तुगलक, तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आइए, RIL जियो, जैसा कि मालूम है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, JIO जियो, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी नाम का जो जियो कंपनी है, जो टेलीफोन सेवा देती है, रिलायंस कंपनी का जियो प्लेटफॉर्म जो है, वो अल्टरनेटिव ऑफ जूम के लिए जियो मीट एक नया ऐप लॉन्च भी कर चुकी है, और 50 लाख से ज्यादा जियो मीट ऐप डाउनलोड हो चुका है। ये जूम वीडियो ऐप का जो है एक तरह से अल्टरनेट है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या 5,000 10,000 लोग जुड़, अभी 1,000 है, 1,000 लोग जुड़ सकते हैं, आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन या कोड नंबर के। तो ये चीजें हैं जो शुरुआत हो चुकी है, ये ध्यान रखना। फिर आइए, न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डेविड क्लार्क, अभी उन्होंने कोविड-19 से रिलेटेड एक नियम को तोड़ दिया। तोड़ दिया मतलब उसको ध्यान नहीं रहा, नियम टूट गया। तो चाहे आप हेल्थ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, यू आर ब्रेकिंग वायलेशन द कोविड-19 लॉ, एंड इट इज वेरी हजारियस फॉर नॉट योर सेल्फ, इवन फॉर द अदर्स, क्योंकि संक्रामक बीमारी है। तो उनको लगभग 12-13 हजार रुपये पेनल्टी भी भरनी पड़ी, और उनको खुद इतना बुरा लगा कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो याद रखना है, ड्यू टू ब्रीचिंग ऑफ कोविड-19 लॉ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड डेविड क्लार्क रिजाइंड एंड फाइंड 13,000। अब आइए, डेथ की बात करें तो वेस्ट इंडीज के डब्ल्यू तिकड़ी के एक बैट्समैन का निधन हो गया। तो एक क्रिकेटर जो वेस्ट इंडीज के बहुत पुराने खिलाड़ी थे, वो 95 ईयर्स के एज में डेथ कर गए, याद रखिएगा। और वो वेस्ट इंडीज के थे, ठीक है, कोरोना से नहीं, लेकिन 95 साल के थे, जो कहते हैं कि उन्होंने 5 सेंचुरी लगातार 5 इनिंग्स में बनाई। ये भी एक प्रकार का अपने प्रकार का रिकॉर्ड है कि लगातार जो इन्होंने 5 इनिंग्स खेले, हर इनिंग्स में 100 लगाया रन, तो ये एक रिकॉर्ड है उनके पास। उनका डेथ हो गया, तो ये ध्यान में रखना। तो तो डेथ हुआ क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर सर एवर्टन, ठीक है,
एवर्टन विक्स। एवर्टन विक्स का डेथ हुआ है, जो लगातार 5 इनिंग्स में 5 सेंचुरी रन बनाए। वेस्ट इंडीज के थे और डब्ल्यू से शुरू होने वाले 3 बैट्समैन वेस्ट इंडीज के थे, उनमें से एक थे। ये याद रखना है। ये कोच रह चुके हैं, रेफरी रह चुके हैं और टीम के मैनेजर। तो टीम मैनेजर, कोच और रेफरी ऐसे पोस्ट पर वो रह चुके हैं, याद रखिए। अब आइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव संहिता नियम 1961 में संशोधन करके कोविड से ग्रसित लोग या 65 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को और सशस्त्र बल जो था, इन सब को जो है क्या किया है, बैलेट यानी पोस्टल तरीके से आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं। पहले चुनाव में वोट डालने का जो है आप मतदान केंद्र पर जाके डालते हैं, लेकिन जो लोग ऑन ड्यूटी हैं, इलेक्शन ड्यूटी, और उनको अलग अपने जगह पे नहीं अन्य जगहों पे ड्यूटी लगाया है, तो वो चुनाव से पहले ही जो है अपना जो है पोस्टल सिस्टम से अपना मतदान कर देते थे। तथा जो पुलिस वहाँ लगी हुई है वो भी कर सकते हैं, इलेक्शन ड्यूटी के लिए वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो है उन्होंने क्या कर दिया है, तो जो द कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 1961 है, उसमें थोड़ा चेंज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो 65 वर्ष से प्लस बुजुर्ग हैं वो भी मतदान कर सकते हैं थ्रू पोस्टल, और जो कोविड से संक्रमित हैं, क्वारंटाइन में है, वो भी ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी जो है, अब ये कोविड तो साल भर चलेगा, बहुत लोग हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे, तो उनके जो राइट्स ऑफ वोट कास्टिंग है वो बने रहे, उसके लिए ये कहा गया है। तो बुजुर्गों को नहीं निकलना है, बच्चों को नहीं निकलना है, तो बच्चे तो ऑलरेडी वोटर होते ही नहीं है, 18 के बाद होंगे। 12 साल तक के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को कहते नहीं निकलिए। तो बुजुर्ग, और ये तो बुजुर्ग को दे दीजिए आप राइट, बिल्कुल सही किया। जो कोविड पेशेंट है, इच्छा तो उनकी भी है, मर थोड़े गए हैं, वो तो करेंगे, पर आप खुद नहीं जाने दीजिएगा, तो उनको भी राइट दे दीजिए। और पहले जो था वो है ही, तो बुरा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आइए आगे। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले ये राइट किसने दिया था? दिल्ली ने, एनसीटी दिल्ली ने। अब यही राइट्स जाके इंट्रोड्यूस होगा अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा इलेक्शन में। अब देखिए अक्टूबर में होता है या नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब आइए अलबामा। तो अलबामा का संदर्भ देखते हैं। अलबामा यूएसए कोरोना पार्टी सैकड़ों छात्रों ने ऑर्गेनाइज किया। अलबामा के कुछ यूथ लोग इकट्ठा हुए और खास करके ये स्टूडेंट्स थे, और वो लोग आपस में पार्टी शार्टी किए, जो भी वहाँ का लाइफ स्टाइल हुआ होगा, आलिंगन वगैरह ये सब वो सब जो भी हुआ हो, वो इसलिए ऑर्गेनाइज किए पार्टी कि देखते हैं हम लोग में किसी को पता नहीं किसको कोविड है नहीं है, या होगा या नहीं होगा, या है तो बढ़ जाएगा, या जो भी हो। अब देखते हैं फिर हम लोग कि 15-20 दिन, 1 महीना में हम लोगों को होता है कि नहीं। वो अपने तरह का एक प्रयोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली किए होंगे और फिर कह दिए होंगे हम तो ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है तो याद रखना है। हेल्थ मिनिस्टर इंडिया एंड एचआरडी मिनिस्ट्री ने मिल करके ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथॉन की शुरुआत की है। यानी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एचआरडी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर क्या किया है? हेल्थ, ठीक है, डिस्कवरी के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का शुरुआत किया है। यानी कि हम कोविड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें और इन्वेस्टिगेट करके हम ये पता करें कि क्या क्या रिसर्च इस पर हो सकता है, कैसे कैसे मेडिसिन बन सकता है, वैक्सीन बन सकता है। तो ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथन ऑर्गेनाइज्ड बाय एचआरडी कम हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए, व्हाट्सएप एडेड एनिमेटेड स्टिकर्स फीचर। व्हाट्सएप ने अब एनिमेटेड स्टिकर जो है, फीचर्स जो है वो भी डाल दिया है। ठीक है, डालने दीजिए, वो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कोविड-19 पीरियड में जेफ बेजोस ने अमेज़न से इतने पैसे कमाए जितना मुकेश अंबानी का आज प्रेजेंट वेल्थ है, उतना उसने लॉकडाउन पीरियड में, यानी कि कोविड-19 के पीरियड में कमा लिया। यानी नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच लगभग इन 8 महीनों में जो अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस है, इतना पैसा कमाया, दैट इज इक्वल टू मुकेश अंबानी टोटल वेल्थ। समझ आई बात? ये चीज। अब अगले पॉइंट पर अब देखते हैं, जो है वो तो ठीक है, वो लिखा हुआ है, दैट्स ओके, उस पर कुछ ज्यादा नहीं। अब 4 जुलाई पर चलिए।
अब 4 जुलाई पे आ जाइए बेटा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया, जीन कास्टेक्स। ठीक है, जीन कास्टेक्स अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। तो याद रखिएगा फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, ये इंपॉर्टेंट। अब आइए 4 जुलाई 1776 इट इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को है, तो आज 4 जुलाई, तो 4 जुलाई 1776। 3 जुलाई 2020 8 AM आवर प्राइम मिनिस्टर रीच्ड ऑन ले, ठीक है, नीमू टू एड्रेस देयर वॉरियर्स। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी अचानक बिना सूचना दिए गोपनीय तरीके से लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मुख्यालय लेह के पास नीमू नाम के जगह पर, जो सी लेवल से 11,000 फीट हाइट पर है, वहां पहुंच करके हमारे जांबाज आईटीबीपी फोर्स और जो हमारे मिलिट्री हैं उनसे बातचीत किए, एड्रेस किए और चीन पर इस तरह से प्रेशर बनाया। और हमारे जो गलवान में जो शहीद हुए उस शहीद स्थल पर भी गए, शहीद स्थल पर नहीं पर उनका जहाँ स्मारक बना है वहाँ गए, और जो हमारे सेना हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं उनका भी खैरो मकदम किया। यानी खैरो मकदम मतलब उनका हाल चाल पूछा। तो ये चीज़ है, ठीक है, उनकी खैरियत पूछी। तो ये चीज़ें हैं 3 जुलाई, याद रखिएगा। इसी 3 जुलाई को अब यूपी के कानपुर के चौबेपुर थाना के तहत जो है बिकरू गांव जो है उसमें क्या हुआ, तो देखिए 3 जुलाई को यूपी के कानपुर के चौबेपुर थाना में बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मी पर गोली चलाकर मार दिया गया। किसके द्वारा, विकास दुबे गैंगस्टर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ ये सबको मालूम है। अब आइए 3 जुलाई 2020 डेथ कोरियोग्राफर सरोज खान। इसी 3 जुलाई 2020 को हमारी एक नृत्यांगना, नृत्य निर्देशिका, कोरियोग्राफर सरोज खान की मृत्यु हो गई। अब सरोज खान अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को। सरोज खान का जन्म कब है, 22 नवंबर 1948। कहां पे जन्म है, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है पंजाब में हुआ। दूसरी चीज है, अब देखते हैं उनका बचपन का नाम निर्मला नागपाल था, पंजाबी थी निर्मला नागपाल, और बहुत ही कम उम्र की अवस्था में जो है वो नृत्य वगैरह सीखने लगी और बाल कलाकार के रूप में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बाल कलाकार की भूमिका में आए। 13 वर्ष के आसपास की उम्र में वो नृत्य सीखने के लिए बी सोहन लाल के पास गए। बी सोहन लाल कुछ दिन उनको नृत्य सिखाए और उसी दरमियान उन्होंने एक काला धागा लिया और सरोज खान के गले में बांध दिया और कहा तुम मेरी आज से पत्नी हो। जनाब बी सोहन लाल 43 इयर्स ओल्ड और 13 साल की निर्मला नागपाल, समझे मतलब सरोज खान। तो ये चीज है। कुछ साल व्यतीत होने पर सोहन लाल को छोड़ करके ये जो है निर्मला नागपाल जो है राजेश खान, हाँ रोशन खान नाम के व्यक्ति से शादी कर ली और अपना धर्म बदल के इस्लाम कबूल कर ली और सरोज खान के नाम से जानी गई। ये सरोज खान जो है गीता मेरा नाम से पहली बार कोरियोग्राफर के तौर पर हीरोइन को डांस सिखाई और समय बदलते हुए माधुरी श्रीदेवी, तब्बू और अन्य लोगों को इन्होंने डांस परफॉर्म करना सिखाई और इन्हें अब इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में माई के नाम से जाना जाने लगा और इनके कोरियोग्राफी में डांस का अंदाज ही बदल गया और उसके बाद डांस आइटम गर्ल ये सब एक इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। देवदास हो वगैरह हो जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डैश 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 ये सब जो है उस समय का सब सरोज खान का नृत्य निर्देशन में है, कोरियोग्राफी में है। तो ये सरोज खान का जो है लाइफ है। इन्हें 1 2 नहीं
8 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। 8 times फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी एंड 3 times नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी, ये याद रखिएगा। उनकी पहली फिल्म जो थी एज ए कोरियोग्राफर, गीता मेरा नाम, 1974। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया सरोज खान के बारे में जो 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई को नीमू लेह हमारे मोदी जी हैं। 3 जुलाई को बिकरू गांव यूपी, चौबेपुर थाना कानपुर, वही गैंगस्टर विकास दुबे, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हमारे। 3 जुलाई को हम देखते हैं कि हमारी सरोज खान हमारे बीच से विदा ले ली। तो ये सब चीजें हैं। और उनके एक्चुअल नाम क्या है याद रखिएगा, वहां से सवाल आएगा। निर्मला नागपाल सवाल आएगा। अब आइए, अब हम देखते हैं एक बुक है इरोजिंग स्टिग्मा, अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेंटल इलनेस, और इसके राइटर हैं डॉक्टर मेलिशा सेफर। ठीक है, एक किताब है, दैट्स इट। अब आइए एनसीटी दिल्ली एजुकेशन पे। एनसीटी दिल्ली मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एचआरडी डिपार्टमेंट के एक पोर्टल दीक्षा की तरह है। और जो दिल्ली सरकार की पोर्टल है एजुकेशन पर, उसका नाम है लीड, लीडर, आगे बढ़ना, लीडर, शॉर्ट में लीड। तो लीड पोर्टल लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट। In that respect, the whole syllabus of the schools CBSE will be there, and books and so many things. The all education related concern, information, syllabus, curriculum, we can upload from the lead portal of NCT Delhi government. So it will be very good question for teachers exams, KVS exams, any teachers exams. अब है DU। DU की एक जानकारी हासिल करना देता हूं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, उन तमाम कॉलेजेस में टोटल सीट में 5% सीट रिजर्व होता है हमारे सैनिकों के लिए, सैनिकों के आश्रितों के लिए। अगर सैनिक खुद कोई डिग्री लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। 5% सीट, उनकी मिसेस कोई डिग्री लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। सैनिक शहीद हो गए हैं, उनके ऊपर डिपेंड जो लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं, ले सकते हैं। उनको पहले प्रायोरिटी। वो सीट अगर खाली रह जाता है तब कोई किसी को दिया जा सकता है, हर सेशन में ध्यान रखना। अगले पॉइंट पर अब हमने ये कहा कि जियो का जो नेक्स्ट, ठीक है, इन्वेस्टर है वो है आपका इंटेल कैपिटल। तो जियो में जो प्लेटफॉर्म है रिलायंस का, जियो में जो अगला जो इन्वेस्टर है वो क्या है, इंटेल कैपिटल, जिसने 0.39 शेयर खरीदा है 1895 करोड़ रुपीस में। हाँ बेटा, तो ध्यान देना है जो मैं कह रहा हूं कि इस तरह से हम देखें तो जियो, द नेक्स्ट इन्वेस्टर्स इंटेल कैपिटल फ्रॉम अमेरिका, 0.39% ऑफ शेयर्स इन 1895 करोड़ रुपीस। और कुल मिलाकर के जो भारत सरकार का फूड मिनिस्ट्री है उसने ओपन इडेबल ऑयल सेलिंग को प्रोहिबिट कर दिया है। खुले रूप से खाद्य तेल नहीं बेचा जाएगा, ये प्रोहिबिट कर दिया गया है, ये ध्यान में रखें। और इस तरह से 4 जुलाई खत्म। नेक्स्ट हम 5 जुलाई से बात करेंगे कल। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और ये 4 जुलाई, तो आज 3rd and 4th जुलाई कंप्लीट, कल 5th और 6th जुलाई को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।